हे एवरीवन, तो यहां पे देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर, आपके साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, इसका लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। अब मेरी बात समझो, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपन इस चैप्टर के 3 लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये सेकेंड लेक्चर है। यहां पे अपन स्टार्ट करेंगे विथ एटॉमिक मास। मास के बारे में हमें बात करनी है एंड वहां से धीरे धीरे करते करते मोल कंसेप्ट तक अपन जाएंगे लेक्चर नंबर 2 में। एंड जो वैलेंसी का पूरा टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो अपन लेक्चर 3 में देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक में आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यही सारे कंसेप्ट आपको 10th में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। देखो, एटम का मास कहां होता है, सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है एंड एटम का पूरा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो, पूरा जीरो नहीं बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट जीरो मास है इलेक्ट्रॉन्स का। बाकी का जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो क्या बोला है, द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब पूरा भरा हुआ है। किधर? इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, मेरे को बताओ। प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो उन्हीं का मास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है, ठीक है। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब सिंपल भाषा में मुझे P प्लस एन करना है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एटॉमिक मास नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज के टॉपिक में अपन 2 प्रकार का एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं। एक होता है एटॉमिक मास नंबर और इसके आगे पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास नंबर सिंपली क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब देखो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। अब यहां पे मैं समझाता हूं आपको। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहां लिखता हूं, दिख रहा है आपको, मेरे पीछे आ गया होगा शायद। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एंड यहां पे लिखता हूं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज नथिंग बट P प्लस एन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब मुझे बताओ, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो मुझे बताओ इसका एटॉमिक मास नंबर कितना रहेगा? 1 रहेगा। सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ भी नहीं है। फिर मेरे पास यहां पे मैंने हीलियम लिया है, हीलियम। अब हीलियम के न्यूक्लियस में आपको दिख रहा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मुझे बताओ, यहां पे एटॉमिक मास नंबर 2 + 2, इट विल बी 4, यस और नो? एंड इसके आगे मैंने क्या लिया है, यहां पे ये लिथियम का एटम है, लिथियम मेटल है एक प्रकार का, बराबर, लिथियम। इसमें आपको दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। तो यहां पे एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा? 3 + 4 = 7। तो ये होता है कंसेप्ट एटॉमिक मास नंबर का। उसको रिप्रेजेंट करते हैं विथ ए, ये बात याद रखना, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास नंबर को, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। वेरी सिंपल कंसेप्ट। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। चलो अब देखो, एटम्स बहुत छोटा है। एटम्स आर वेरी टाइनी, टू मेजर देयर एक्चुअल मास डायरेक्टली। अब इसको, एक एटम को वजन कांटे पे डाल के उसका मैं मास तो नहीं निकाल सकता, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। एक एटम को लेके वजन कांटे पे नहीं रख सकते, मास नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली उसका मास नहीं निकाला जा सकता। तो साइंटिस्ट लोग ने धीरे धीरे एक नया कंसेप्ट निकाला।
साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने क्या बताया, एटॉमिक मास नंबर हो गया, अभी उसको साइड में रखो, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो गया वो, उसको अभी साइड में रखो। यहां पे अपन बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। समझ में आ रही है मेरी बात? धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग ने नया कंसेप्ट निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके अंदर क्या किया, एक रेफरेंस एटम को लिया जाता है। अ रेफरेंस एटम इज नीडेड फॉर कंपैरिजन। मतलब हम एक रेफरेंस एटम लेंगे और उस एटम को हम दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे एंड उनका एटॉमिक मास निकाला जाता है। कंपेयर करके एटॉमिक मास निकाला जाता है, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। आपको सारे एग्जांपल्स दूंगा, पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो, तो शुरू में इनिशियली हाइड्रोजन एटम was chosen as the reference atom because it is the lightest atom। सबसे छोटा है, सबसे हल्का एटम होता है। मुझे बताओ, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, तो ये सबसे हल्का एटम है, तो इसको एज अ रेफरेंस एटम सिलेक्ट किया सबसे पहले। एंड इसका रिलेटिव मास, हाइड्रोजन का रिलेटिव मास हमने डिसाइड किया, साइंटिस्ट लोग ने डिसाइड किया कि इसका मास अपन 1 रखेंगे एंड बाद में इसको हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे एंड उनका मास निकाला जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान से सुनो, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना डिसाइड किया, 1। ये कौन डिसाइड किया, साइंटिस्ट लोग डिसाइड किया, डायरेक्टली डिसाइड किया कि ये 1 है। अब इसको हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके उनका निकाला जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, तो द रिलेटिव एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली समझते हो, करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी ऑलमोस्ट अपना जो एटॉमिक मास नंबर है उसके बराबर ही होता है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन को हमने क्या माना, चलो ये हाइड्रोजन है, इसको अपन ने क्या माना, रेफरेंस एटम। और उसका मास हमने, हाइड्रोजन का मास साइंटिस्ट लोग ने कितना डिसाइड किया, 1 डिसाइड किया, बराबर। फिर क्या पता चला, कंपेयर करने के बाद क्या पता चला कि नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से 14 गुना ज्यादा हैवी है। तो कंपेयर किया ना, इन दोनों को क्या किया, कंपेयर। अभी कैसा कंपेयर करते हैं वो साइंटिस्ट लोग करते हैं, उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किया कंपेयर। तो क्या पता चला, नाइट्रोजन 14 गुना ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आया, 14 आया। रिलेटिव का मतलब क्या है, हम दो चीजों को आपस में रिलेट कर रहे हैं, दो चीजों को, दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो यहां पे आपका रेफरेंस कौन है, हाइड्रोजन है, उसका मास 1 साइंटिस्ट लोग डिसाइड किया, बाद में हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट्स का मास निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, सो द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स वेर डिटरमाइंड सिमिलरली, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया। मैनी वैल्यूज वेर फ्रैक्शनल, डेसिमल में आ रहा था आंसर। बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास निकल के आ रहा था वो डेसिमल में आ रहा था, फ्रैक्शंस में आ रहा था। तो इससे बड़ा दिक्कत हो रहा था, इनकन्वीनियंस हो रहा था कैलकुलेशंस करने में। तो धीरे धीरे दूसरे रेफरेंस एटम्स को भी यूज किया गया, दूसरे रेफरेंस एटम्स के साथ भी ये सेम ट्राई किया गया एंड फाइनली 1961 में बाकी दूसरे आइटम्स भी ट्राई करने के बाद साइंटिस्ट लोग ने बोला कार्बन एटम बेस्ट। कार्बन एटम वाज सिलेक्टेड एज द रेफरेंस एटम एंड आज भी इसको ही रेफरेंस माना जाता है। 1961 में कार्बन को रेफरेंस माना एंड कार्बन का जो रिलेटिव मास था वाज एक्सेप्टेड एज 12। कार्बन के मास को 12 माना एंड बाद में इसके साथ बाकी दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनका उनका मास निकाला गया। अब यहां पे आप देख भी सकते हो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो इसका अपन ने ध्यान से सुनना, इसका मास नंबर, अच्छा ऐसे लिखूं, एटॉमिक मास नंबर, ध्यान से समझना मेरी बात को, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इट इज ऑल्सो 6 + 6 इट इज 12। एटॉमिक मास नंबर भी 12 है एंड साइंटिस्ट लोग ने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास वो भी 12 ही पकड़ा।
तो दोनों चीजें 12 थी, एटॉमिक मास नंबर भी 12 आ रहा है और रिलेटिव एटॉमिक मास भी 12 है, एंड इसको रेफरेंस एटम मान के इसके साथ बाकी दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ये आंसर एग्जाम में आता है, आपको ये लर्न करना है। ये सब जो जो अपन ने अभी पढ़ा ना, कि पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस माना, उसके मास को 1 कंसिडर किया गया, फिर उसके साथ दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, बाद में उनका दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था, तो दिक्कत हो रही थी। फिर धीरे धीरे दूसरे एटम्स को रेफरेंस एटम माना गया, फिर फाइनली कार्बन को सिलेक्ट किया गया एंड उसका मास 12 कंसिडर करके इसको रेफरेंस एटम माना गया। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, इसको आगे जाके आंसर में भी अपने को लिखना है, एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट के लिए आप लोग को क्या प्रिपेयर करना चाहिए? यूनिट टेस्ट हो या सेमेस्टर, आप लोग को एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करने चाहिए, या फिर आपके एक्सरसाइज के तो करो ही, उसके अलावा टीचर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही है, टेक्स्ट बुक में से कुछ मार्क करके दे रहे हैं, तो वो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। टीचर का हेल्प लिया जा सकता है 9वीं तक। टीचर को आप पूछ सकते हो कि क्या क्या पढ़े। अब हर एक स्कूल का पेपर, किसी किसी के स्कूल का पेपर बाहर से बन के आता है, किसी किसी के स्कूल का पेपर, जैसे मैं स्कूल में था तो मेरा जो यूनिट टेस्ट का सेमेस्टर का पेपर होता था वो स्कूल वाले बनाते थे, तो टीचर हमें थोड़ा बता देती थी कि एक क्वेश्चन बैंक की तरह भी टीचर देते हैं कभी कभी किसी किसी स्कूल में, शायद आपके स्कूल में नहीं देते होंगे। तो आप लोग क्या करो, एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करो, एक्सरसाइज अच्छे से करो। बाकी अगर टीचर कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके देती है टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं स्मॉल बैच में, ये बात हमेशा याद रखना, लिमिटेड स्टूडेंट्स मोर पर्सनल अटेंशन, स्मॉल बैच की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे विक्ट्री 5.0 ये आपके लिए बन के आता है। यहाँ पे गैलेक्सी मैम है, मैं हूं, शुभम सर भी हैं, एंड फुल टीम ऑफ टीचर है। ऑल सब्जेक्ट कवर होंगे आपके, संस्कृत भी प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम भी आ जाएगा और सेमी इंग्लिश मीडियम भी आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। विक्ट्री 5 लिमिटेड स्टूडेंट पर्सनल अटेंशन, तो बच्चे जैसे लिमिटेड स्टूडेंट का बैच है तो जूम के ऊपर अपन डाउट क्लियरिंग हो गया, गाइडेंस हो गया, मेंटोरशिप, ये सब अपन जूम के ऊपर कंडक्ट करते हैं, बच्चों से बात करके उनका डाउट क्लियर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम जो प्रोवाइड करते हैं वो है 1-on-1 कॉल। एक आपको स्पेशल IVR नंबर, एक फोन नंबर दिया जाता है, आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मुझे कॉल करो, शुभम सर को, गैलेक्सी मैम को, योगेश सर को, फरीन मैम को, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली कॉल करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये सुविधा उपलब्ध है, कोई नहीं देता, हम लोग देते हैं, ठीक है। तो पहले 100 बच्चे जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये कूपन है फर्स्ट 100, इसमें आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 1000 का हो जाता है। लिमिटेड टाइम के लिए कूपन एक्टिव रहेगा, ठीक है। एंड कुछ भी पूछना है तो ये डायरेक्टली अपने एजुकेशनल काउंसलर के नंबर है, कॉल करके कुछ भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको। अभी आपके टेक्स्ट बुक में तो इतना ही दिया, लेकिन समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, तो आपको मैं मजा देने के लिए थोड़ा एनसीईआरटी लेवल पे जा रहा हूं, थोड़ा एडिशनल सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये अपना कार्बन 12, इसका मास साइंटिस्ट लोग ने 12 डिसाइड किया, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर, इसको रेफरेंस एटम माना। अब देखो, हम बोलेंगे कि इस कार्बन 12 के अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट्स हैं, 12 मान के चलो ना, कार्बन 12, तो इसके अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट है। साइंटिस्ट लोग ने इसको, इमेजिन करो कि इसको हमने 12 टुकड़ों में डिवाइड किया, कार्बन 12 को हमने 12 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, तो इसका जो एक टुकड़ा रहेगा, इट विल बी 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। 1/12 मतलब क्या, हमने 12 हिस्से किए कार्बन के, उसमें से एक हिस्सा 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 हिस्सा, ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU की डेफिनेशन बनती है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। बात समझ में आई? अभी सुनो, अभी इसको मैं कंपेयर करूंगा विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू
1 AMU, ऐसा मैंने दोनों को कंपेयर किया, हाइड्रोजन को और 1 AMU को, दोनों को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU। फिर मैंने लिया सामने हीलियम, तो हीलियम के सामने मुझे कितने रखने पड़े, मुझे 4 रखने पड़े। मुझे बताओ इन सबका वैल्यू कितना, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो हीलियम के सामने मुझे वो 4 टुकड़े रखने पड़े, तो हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 4 AMU आता है। ठीक है, चलो फिर मैंने यहां पे लिया लिथियम, तो लिथियम के सामने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े रखने पड़े, तब दोनों बराबर आए, तो लिथियम का मुझे क्या मिला, 7 AMU एटॉमिक मास यूनिट। चलो वैसे ही मैंने ले लिया यहां पे नाइट्रोजन, तो यहां पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, 1 2 3 4 ऐसा टोटल 14 लगेगा, तो नाइट्रोजन कितने बराबर हो गया, 14 AMU के बराबर हुआ। सो व्हाट इज 1 AMU, हमेशा याद रखना 1 AMU की डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है लेकिन एनसीईआरटी में दी है, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम का 1/12वां हिस्सा, 1/12 हिस्सा। ठीक है, इज दिस क्लियर। चलो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ 1 छोड़ो, ये जो AMU था एटॉमिक मास यूनिट, उसके जगह पे एक नया क्वांटिटी आया, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, तो धीरे धीरे आज हम यूनिफाइड मास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू, और ये जो यूनिफाइड मास है इसको डेल्टन बोला जाता है, डेल्टन भी बोला जाता है, मतलब इसको यूनिफाइड मास भी बोल सकते हो या डेल्टन भी बोल सकते हो। देखो, तो आज के समय में वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली। ठीक है, एटम का मास अब डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास। तो अब हमें आज के समय में रिलेटिव मास की जरूरत नहीं पड़ती, अब हम डायरेक्टली एक एटम का मास मेजर कर सकते हैं, एंड नया क्वांटिटी यूनिफाइड मास हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, इट इज कॉल्ड एज डाल्टन। तो आप उसको यूनिफाइड मास भी बोल सकते हो या डाल्टन भी बोल सकते हो। ये डाल्टन साहब है, जॉन डाल्टन, इनके आदर में, इनके रिस्पेक्ट में इस यूनिट को डाल्टन भी बोला जाता है। चलो इसका सिंबल क्या रहेगा, यू रहेगा, एंड इसका वैल्यू देखो यहां पे लिख देता हूं नीचे, आपको ये लर्न करनी है वैल्यू 1 यू, 1 डाल्टन, इसको मैं डाल्टन बोलूंगा, ठीक है आपसे, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66053904। फोन नंबर कैसा याद करते हो वैसा इसको याद कर लो। ठीक है, 760 करो इसको, 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg, बहुत छोटा यूनिट है, 10⁻⁻27 बहुत छोटा यूनिट है, लेकिन आपको ये लर्न करना है। 1 डाल्टन की वैल्यू, 1 यूनिफाइड मास या फिर 1 डाल्टन की वैल्यू। इज दिस क्लियर। एंड जिसको पहले हम AMU बोलते थे, बात यही है कि पहले जिसको AMU बोलते थे अब उसको U बोलते हैं, यही फर्क है बस, और कुछ नहीं है। बाकी सच बताऊं तो इसकी भी डेफिनेशन वही है, ये जो यूनिफाइड मास है ना, इसकी भी डेफिनेशन वही है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। आप गूगल भी कर लोगे ना, आपको यही मिलेगा। 1 U या फिर 1 डाल्टन कितना होता है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हिसाब वही है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ेंगे। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर हुआ, उसके पहले हमने एटॉमिक मास नंबर बहुत सिंपल है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। फिर अपन ने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस माना, बाद में कार्बन को रेफरेंस माना। 1 AMU क्या होता है मैंने बताया, फिर 1 यूनिफाइड मास, 1 डाल्टन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, उसकी वैल्यू बता दी, 1.66053904 बराबर है, हाँ, इंटू 10⁻⁻27 kg, वैल्यू आपको याद रखनी है। अब सुनो, अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुआ है। केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट को एक सिंबल देना पड़ेगा अपने को। जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो एलिमेंट्स का पूरा पूरा नाम तो नहीं लिख सकते, तो अपने को सिंबल्स लिखने पड़ते हैं। तो देखो, जो डाल्टन भाई साहब थे हमारे, जॉन डाल्टन, इन्होंने स्पेशल साइन या सिंबल्स का इस्तेमाल किया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये हाइड्रोजन का सिंबल है, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के लिए ऐसा सर्कल मार के अंदर डॉट, और ये कॉपर का सिंबल है। तो ऐसा सिंबल डाल्टन साहब यूज करते थे हाइड्रोजन का और कॉपर का। लेकिन आज एक नया ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, इंटरनेशनल, देखो नाम पढ़ो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये लोग डिसाइड करते हैं ऑफिशियल नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम और उसका सिंबल क्या रहेगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, ये लोग डिसाइड करते हैं। एंड इसका फुल फॉर्म समझ लो आप, IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दीज सिंबल्स वेर एक्सेप्टेड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो जो भी सिंबल IUPAC डिसाइड करते हैं वो पूरी दुनिया में सारे साइंटिस्ट उसी को मानते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो सिस्टम थी, मॉडर्न सिंबल सिस्टम, जो अभी IUPAC यूज करते हैं, ये जो सिस्टम थी, ये सबसे पहले हमें किसने दी थी, जॉन्स जेकब बर्जेलियस। ये जो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है, जॉन्स जेकब बर्जेलियस। तो जो सिस्टम IUPAC यूज करती है आज, वो इन्होंने उसकी शुरुआत की थी, जॉन्स जेकब बर्जेलियस। क्या है वो सिस्टम, आपको बता दूं। देखो, अ केमिकल सिंबल इज मेड फ्रॉम, जैसे हाइड्रोजन है, रुको, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है। बस उसका पहला लेटर कैपिटल में लिख दिया हमने। देखो, एक केमिकल सिंबल के अंदर क्या हो सकता है, द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर, और द फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम। या तो फर्स्ट लेटर, या तो फर्स्ट लेटर के साथ दूसरा भी एक लेटर रहेगा। द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज स्मॉल। अभी इसका सिंपल एग्जांपल आपको दूं, जैसे लिथियम है, हीलियम ले लो, हीलियम। तो हीलियम में अपन H लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल, और उसके आगे का E भी ले लेते हैं, और वो स्मॉल रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन में C कैपिटल रहेगा, पहला लेटर, और उसके बाद अपन H नहीं ले रहे हैं, अपन क्या ले रहे हैं, L ले रहे हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि पहला दूसरा ही लेटर रहेगा, पहला लेटर तो रहेगा हमेशा कैपिटल, और बाद में आगे आगे का जो नाम है उसमें से कोई भी एक लेटर हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो यहां पे एक और एग्जांपल मुझे दिख रहा है, क्रोमियम, क्रोमियम, तो उसका आता है C और बाद में R आता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, चलो मैंगनीज, मैंगनीज, तो उसमें रहेगा कैपिटल M, पहला लेटर रहेगा, बाद में N लगेगा, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो प्लैटिनम, प्लैटिनम, तो उसमें पहला P रहेगा और बाद में T लगाते हैं, PT, प्लैटिनम। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा हमेशा, एंड आगे का नाम जो है उसमें से कोई भी लेटर हो सकता है जो स्मॉल रहेगा। समझ में आ गई बात। और कोई एग्जांपल दूं आपको मैं, इतना तो दिया तो समझ गए ना, और कितना चाहिए आपको, बस हो गया। ये पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप। चलो, इज दिस क्लियर। नाम देने का नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, है ना, हमेशा, और आगे का जो नाम है उसमें से कोई भी लेटर ले सकते हो, जो सेकंड लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, कोई भी लेटर ले सकते हो, है ना, आगे का आप नहीं लोगे, जो डिसाइड किया है IUPAC ने वही यूज करना है। चलो अभी इधर देखो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है, पहली बात, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इधर लिख रहा हूं प्योर सब्सटेंस, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। एलिमेंट सिंगल एटम की तरह भी प्रेजेंट हो सकता है, मोनो एटमिक स्टेट, ध्यान से सुनना, इसमें एलिमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब उसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहेगा। मोनो एटमिक, मोनो मतलब क्या, वन, वन एटम स्टेट, जैसे हीलियम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हीलियम, तो हीलियम हमेशा एक सिंगल एटम की तरह प्रेजेंट रहता है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, हमेशा सिंगल, एक सिंगल एटम हीलियम का, ठीक है, हीलियम का सिंगल एटम ऐसा प्रेजेंट रहेगा। फिर यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे मैं सारे
नोबल गैसेस की बात कर रहा हूं, जैसे नियॉन है, नियॉन तो ये भी एक सिंगल एटम नियॉन का प्रेजेंट रहेगा। फिर आर्गन ले लो, आर्गन का भी सिंगल एटम Ar ऐसा प्रेजेंट, सिंगल सिंगल एटम है। क्रिप्टॉन ले लो, क्रिप्टॉन ये भी नोबल गैस है, सिंगल एटम क्रिप्टॉन। बात समझ में आ रही है? तो ये जो नोबल गैसेस है वो मोनो एटमिक स्टेट में होते हैं, सिंगल सिंगल एटम प्रेजेंट रहता है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है। दूसरा एलिमेंट आपको पॉली एटमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में भी मिलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, यहां पे अपन लेंगे जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसके दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। ये दो हाइड्रोजन के एटम है बराबर, वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। वैसे ही ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन में दो एटम कंबाइन होके O2 बनाते हैं। देखो ऊपर मैं क्या दिखा रहा हूं आपको मैं, कि दो एटम कंबाइन हुए और क्या बन गया, O2 बन गया, O2 मॉलिक्यूल। एंड इनफैक्ट एक और एग्जांपल, तीन ऑक्सीजन भी साथ में आ सकते हैं और क्या बना सकते हैं, O3, O3 मॉलिक्यूल। O3 क्या होता है, O3 होता है ओजोन, O3 ओजोन। तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, मतलब एलिमेंट है लेकिन पॉली एटमिक। देखो ऊपर क्या लिखा है यहां पे, पॉली एटमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। पॉली मतलब एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पॉली एटमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलते हैं। चलो फिर एक और एग्जांपल ले लिया अपन ने, नाइट्रोजन। तो अभी आपको कहानी समझ में आ रही है तो मैं जल्दी जल्दी लिखूं, N2 के फॉर्म में मिलता है। फिर आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन आपको Cl2 के फॉर्म में मिलता है। आप फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ये भी आपको F2 के फॉर्म में मिलता है। तो ये सब डाई एटॉमिक गैसेज है, इनको अपन क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक स्टेट। H2, O2, N2, Cl2, F2 डाई एटॉमिक। और O3 क्या हो जाएगा, ये जो O3 है ओजोन, इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राई एटॉमिक। मोनो एटमिक सिंगल एटम प्रेजेंट है, डाई एटमिक टू एटम्स प्रेजेंट है साथ में, ट्राई एटमिक तीन एटम प्रेजेंट है। तो ये होता है पॉली एटमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। और मुझे बताओ कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कब बनता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। केमिकली कंबाइन हो रहे हैं मतलब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड में क्या दिखता है, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये बात याद रखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अपन ने पढ़ा है। अब इसमें तो हजारों एग्जांपल दे सकते हो, जैसे H2O वाटर दे दिया, CO2 दे दिया, फिर कैल्शियम ऑक्साइड दे दो, कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है। फिर कैल्शियम क्लोराइड ले लो, CaCl2, देन सोडियम सल्फेट Na2SO4, कुछ भी ले लो, कितना एग्जांपल्स है, हजारों लाखों एग्जांपल्स है। CH4 ले लो, मीथेन ले लिया, CCl4 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना एग्जांपल्स है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और ये बन जाता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड के हमेशा मॉलिक्यूल मिलेंगे, याद रखना ये बात। कंपाउंड आपको हमेशा ऑलवेज ऑलवेज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही मिलेंगे आपको कंपाउंड, लेकिन एलिमेंट आपको मोनो एटमिक स्टेट में भी मिल सकते हैं या फिर पॉली एटमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में भी मिल सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलो इज दिस क्लियर नाउ। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, बहुत सारी बातें अपने को करनी है। देखो अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ नहीं है, सम ऑफ द एटमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब आपको मैं दो तीन बातें बताऊंगा,
आपको कुछ कुछ एटॉमिक मासेस लर्न करने हैं। कौन से लर्न करने हैं वो आपको आगे बताऊंगा। अब H2O में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, सिंगल एटम का मास कितना पकड़ते हैं? 1 पकड़ते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का सिंगल एटम का मास, एक एटम का अपन पकड़ते हैं 16, एटॉमिक मास 16 ऑक्सीजन का। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा मेरे को बताओ? मॉलिक्यूलर मास हम क्या करेंगे? ऐड करना है बस। मॉलिक्यूलर मास में करना क्या है? हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऐड करना है। अब मुझे बताओ, 2 हाइड्रोजन है, H2O 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूं? 1 इंटू 2 करूं। मुझे बताओ, एक हाइड्रोजन का मास क्या है? 1, और अपने पास 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 2 कर रहा हूं, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 2 प्लस 16 इट इज इक्वल टू 18। अब मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक मास को डाल्टन में डिनोट किया जाता है, उसका यूनिट अपन डाल्टन लेते हैं, यूनिफाइड मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन यूनिट डाल्टन, तो अपन इधर लगाएंगे यू। तो ये आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल कंसेप्ट। चलो और एक एग्जांपल लेंगे। अब ये आपको लर्न करने हैं, ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, पोटेशियम 39, सल्फर 32, कैल्शियम 40, सोडियम 23, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, ये आपको करने हैं लर्न। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको दिया NaCl है एंड आपको बोला इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। इसका क्या निकालो? मॉलिक्यूलर मास। कैसा निकालने का? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा, बाद में आप होमवर्क में ले लेना। अब मुझे बताओ, सोडियम और क्लोरीन किधर है? ये सोडियम और बाजू में क्लोरीन, कितना है? 23 प्लस 35.5, बहुत सिंपल कंसेप्ट। कितना हो जाएगा? 58.5 होएगा कि नहीं? 58.5 डाल्टन बराबर, और उसके ऊपर बना दिया हमने एक छोटा सा डब्बा, क्यूट सा डब्बा। चलो दूसरा एग्जांपल ले लिया, MgCl2। अब मुझे बताओ, Mg किधर है तुम्हारा? Mg 24, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं 24, और क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है? 35.5, कितना है? 2 क्लोरीन है, तो मैं क्या करूंगा? 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 क्लोरीन है ना। चलो तो आंसर में क्या लिखोगे? 24 प्लस 35.5 इंटू 2 कितना होगा? 71। लर्न करके नहीं आया हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं दिमाग में, आप भी करो। 24 प्लस 71 कितना होएगा? 95 हो जाएगा। करेक्ट है कि गलत है बताओ? 95 डाल्टन, डब्बा बना दिया। KNO3, अब मैं सिर्फ यहां पे इतना ही लिखूंगा। K किधर है तुम्हारा? चलो K किधर है? 39 प्लस N किधर है? नाइट्रोजन 14 प्लस O3, ऑक्सीजन किधर है? 16, 3 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 3 ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करो एंड आंसर कमेंट में दो। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दो, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास कैसा निकालने का समझ में आया? इसमें से एक सॉल्व करूंगा मैं, ये वाला, बाकी होमवर्क में रहेगा, ठीक है? बिकॉज यहां पे ब्रैकेट में ट्वाइस है ना, तो ये एक अपन कर लेंगे CaOH ट्वाइस। अब यहां पे आपको समझना है कैल्शियम कितना है? 1 है। कैल्शियम का कितना है? 40। देखो इधर, कैल्शियम का कितना है? 40 है। तो 40 प्लस, अभी ध्यान से समझना मेरी बात, ये जो पूरा OH है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, बराबर? तो ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन का, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ऐसे हिसाब लगेगा तो कितना बन जाएगा? 40 प्लस 32 प्लस 2, कितना हो गया? 74 हो जाएगा, 74 डाल्टन। ठीक है, बाकी होमवर्क रहेगा, ये तीनों होमवर्क में ले लेना, ठीक है? चलो, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इनके नाम कैसे लिखने हैं वो तो आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है? सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट,
AlPO4 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम लिखने का तरीका अपन आगे देखेंगे बिकॉज इनके कैटायंस और एनायंस के बारे में अपने को पढ़ना है, लेकिन आप इनका मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकते हो ना, ये वाला काम आप होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, तो काफी सारा होमवर्क है एंड ये सारे एटॉमिक मासेस इधर ही है। यहां पे जितने दिए हैं ना, ये जितने मैंने दिए हैं इतने ही आपको लर्न करने हैं। आपको मालूम है 118 एलिमेंट है, आपको सब लर्न करके जाने बोल रहा हूं क्या? नहीं, आपको मैं कितने हैं, ये जितने हैं ना इतने लर्न करने बोल रहा हूं। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज का लास्ट कंसेप्ट मोल कंसेप्ट, लेकिन सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं बता भी नहीं सकता, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है आपका मोल कंसेप्ट। वैसे 10th में इसके ऊपर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये 11th के हिसाब से भी बहुत जरूरी है और आपके 9th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज वन मोल, आपको एकदम सिंपल बताऊंगा, एकदम सिंपल बताऊंगा। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स। एग्जांपल देता हूं, इसके बारे में बाद में बताता हूं मैं आपको। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। देखो सिंगल एटम की बात कर रहा हूं, सिंगल एटम, थोड़ा लिख के बताता हूं आपको। एक एटम का मास कितना है, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना रहेगा? 1 डाल्टन रहेगा, 1 डाल्टन एक हाइड्रोजन का। तो इसको ही मैं अगर ग्राम्स में लूं, मतलब जैसे मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, उसका एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास 1 डाल्टन है। तो मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स लिया, जितना उसका एटॉमिक मास है उसको मैंने ग्राम्स में लिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स, इसको हम बोलते हैं 1 मोल। नहीं समझा? डोंट वरी, और एग्जांपल्स दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास को अपन ग्राम्स में ले रहे हैं तो अपने को मिलता है 1 मोल। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। अब आप पूछो कि 1 ग्राम में बहुत सारे एटम्स होंगे। ऑफ कोर्स 1 ग्राम आपने लिया हाइड्रोजन का तो बहुत एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे? हाउ मैनी एटम्स इन 1 ग्राम, या फिर मैं 1 मोल बोलूं, इट इज इक्वल टू ये जो नंबर दिख रहा है ऊपर आपको अभी, 1 मोल के अंदर, ध्यान से देखो इधर ऊपर बता रहा हूं, 1 मोल के अंदर हमेशा किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, चाहे हाइड्रोजन का अपन 1 मोल ले रहे हैं, वाटर का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लोगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहेंगे और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अभी आपके टेक्स्ट बुक में लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, टाइम पास किया है, तो मैं इधर एकदम सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं, जितना आपके एग्जाम में जरूरी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस उतना ध्यान में रखो, एकदम सिंपल कंसेप्ट। एवोगाड्रोस नंबर, ये जो नंबर मैंने बताया, 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं राइटिंग कैपिटल एन और नीचे कैपिटल छोटा ए। कैपिटल छोटा नहीं, मतलब कैपिटल ए को छोटा सा बना के लिखो, एन ए। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। बात समझ में आई? चलो फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 डाल्टन। इसको अपन ग्राम्स में लिया, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो उसमें कितने एटम्स रहेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या एटम्स इधर लिख दूं मैं, एंड इसको अपन ने क्या बोला? एवोगाड्रोस नंबर। इज दिस क्लियर? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है हाइड्रोजन का? H2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा मेरे को बताओ। ये आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मास 1, इसका मास 1, तो आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 2 डाल्टन बनेगा। यस और नो? 2 हाइड्रोजन है ना,
तो मॉलिक्यूलर मास क्या बन गया 2 डाल्टन। तो इसका 1 मोल कितना रहेगा, इसको ग्राम्स में लो, ये जो 2 डाल्टन मिला ना इसी को अपन ग्राम्स में लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। समझ में आया, 2 ग्राम ऑफ H2। और अभी 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यहां पे अपन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने एटम की बात की थी, वहां पे मैंने हाइड्रोजन एटम्स की बात की थी, यहां पे मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो 1 मोल में मतलब 2 ग्राम में, 2 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, एवोगाड्रोस नंबर 6.0, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके पहले अपन ने ये वाला एग्जांपल देखो किधर गया, यहां पे देखो, यहां पे मैं एटम्स की बात कर रहा था तो यहां पे मैंने एटम्स लिखा है, और जब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। और ये क्या चीज है, एवोगाड्रोस नंबर, लिखते कैसे है Na। बात समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन की बात करते हैं। अभी इधर थोड़ा लिख लिख के बता दूंगा आपको। ऑक्सीजन का सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो O2 का क्या रहेगा, O2 का 32 डाल्टन बराबर। तो यहां पर 1 मोल की वैल्यू क्या रहेगी, इसी को हम ग्राम्स में लेंगे तो 32 ग्राम्स विल बी 1 मोल। और वो 32 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम। 32 ग्राम म्हणजे काय, 1 मोल ऑक्सीजन का, इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? चलो वाटर का बात करो, मेरे को बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, कैलकुलेट किया है ना पहले, 18 लिखूंगा चलेगा, 18 डाल्टन। तो इसका 1 मोल कितना रहेगा, 18 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले रहे हैं, 18 ग्राम 1 मोल। अब मेरे को बताओ 1 मोल में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम म्हणजे काय 1 मोल, इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। CO2 का ले लो, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, करो कैलकुलेट। कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, O2 CO2 है ना, तो 16 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 44 डाल्टन। तो मेरे को बताओ 1 मोल क्या रहेगा, 44 ग्राम्स, ये हो जाएगा 1 मोल। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इन, थोड़ा मेरे पीछे जा रहा है क्या, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 44 ग्राम म्हणजे काय 1 मोल, इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। कंसेप्ट समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर मास को, या फिर एटम की बात करूं तो एटॉमिक मास, उसको हम ग्राम में लेंगे, और हमेशा 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहेंगे, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। इज दिस क्लियर? अच्छा, अभी अपन चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस सॉल्व करने से कंसेप्ट और क्लियर होता है, जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब ये फॉर्मूला याद रखना, अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मैं मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन इन ग्राम्स, ठीक है,
मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन इन ग्राम्स अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नहीं समझा, नहीं समझा, कोई बात नहीं, सम सॉल्व करो मेरे साथ, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कंसेप्ट चमक जाएगा। चलो अभी ध्यान से सुनना। एक मैंने कटोरी ली है, ये मेरी कटोरी है, और कटोरी में मैंने भरा है पानी। ठीक है, पानी, पानी कितना है, देखो इधर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन 36 ग्राम वाटर, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। तो आपके पास 36 ग्राम पानी है, 36 ग्राम वाटर, और क्या पूछा है, 36 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, कि 36 ग्राम मतलब कितना मोल्स। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल रहेंगे, अपने को मालूम है, लेकिन 36 ग्राम कितना मोल होता है, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप लिखोगे यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये अपने को मालूम है, कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है, 18 डाल्टन। कैलकुलेट चाहिए तो इधर दिखा देने का, जब आप सॉल्व करोगे ना तो इधर दिखा देने का, 1 इंटू 2 हाइड्रोजन का प्लस 16, कितना हो गया, 18 डाल्टन। ठीक है, इसके बाद अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। अपने पास पानी कितना है, गिवन कितना है, 36 ग्राम ना, तो 36 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं वो अपने को निकालना है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स, और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, गिवन ग्राम, कितना मास दिया है, 36 ग्राम, 36 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, बराबर है। और नीचे अपन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18, तो करो 1 जा आणि 2 जा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, 2 मोल्स। आपके पास 36 ग्राम मतलब 2 मोल्स, सिंपल कंसेप्ट। अब मुझे बताओ 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स। क्या करोगे आप, ये आपका जो एवोगाड्रो नंबर है Na, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, एकदम सिंपल, सोपा हिसाब, कुछ भी नहीं है। एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो क्या आ गया, 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बताओ क्या कंसेप्ट बहुत मुश्किल है, अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, एक और क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करो, और 2-3 क्वेश्चन करो, फिर भी नहीं समझा तो मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया, ठीक है, मेरी गलती है। फिर अगर 2-3 क्वेश्चन करके भी नहीं समझ में आया तो मेरी गलती है, ये मैं मान लूंगा, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2, तो आपके पास 66 ग्राम्स है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका कितने मोल्स, 66 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं वो निकालना है, और बाद में उसको अपने को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसके भी पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। चलो इधर मैं लिख देता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो CO2 में अपन ने अभी भी कैलकुलेट किया था 44 आता है ना, 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है 16 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 44 डाल्टन। ठीक है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 डाल्टन। अभी आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और उसको अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, आपका जो सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मास कितना दिया है, गिवन कितना है, 66 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो क्या करोगे आप, 11 4 जा आणि 11 6 जा, 6/4, इसको अपॉन 3/2 लिख सकते हैं, यस और नो, 2 जा 3 जा लिख सकते हैं ऐसा, 3/2, फिर इसको भी और डिवाइड किया तो आपको क्या आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 मोल्स, यस और नो। तो 66 ग्राम इज इक्वल टू 1.5 मोल्स, तो अभी
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, उसके लिए क्या करोगे, आपका जो एवोगाड्रो नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करने का, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, मिल जाएगा ना, करो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.5, इसका आंसर मेरे को कमेंट में दो, ठीक है, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या आया। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसके बाद होमवर्क करो, ठीक है, 3 क्वेश्चन के बाद भी नहीं समझा तो मेरी गलती। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आर इन 49 ग्राम, तो ये आपका गिवन मास है, गिवन मास। अभी सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का मेरे हिसाब से 32 होना चाहिए, 32, और ऑक्सीजन का 16। सल्फर का एक बार मैं कंफर्म कर लूं बस, क्या दिया है, 32 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो इधर क्या है, 32 दिया है, सल्फर का 32 है, ठीक है। चलो आ जाओ, कहां थे अपन, करो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले पहला स्टेप मॉलिक्यूलर मास, साथ साथ में सॉल्व करोगे ना तो मजा आएगा। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 कर रहा हूं मैं, बराबर है, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, चलो कितना हो गया, 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना होता है, 64। चलो अभी कितना हिसाब लगता है अपना, 96 और 98 हो जाएगा ये, करो टोटल करो, 98 डाल्टन। अगर मैं गलत हूं तो भी कमेंट में बताओ, क्या मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की है, नहीं ना, 96 प्लस 2 98 डाल्टन, ये मॉलिक्यूलर मास है। अभी क्या निकालोगे, अभी निकालोगे नंबर, पूरा ही लिखता हूं आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन मास, जो क्वेश्चन में आपका मास दिया है, कितना दिया है, 49 ग्राम डिवाइड बाय 98 मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला अपने को लर्न होना चाहिए। अभी ये 1 जा ये 2 जा, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, बराबर, तो नंबर ऑफ मोल कितना मिला, 0.4, 0.5 मोल्स, आधा मोल है, 49 ग्राम मतलब 0.5 मोल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, क्या करोगे, अवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे। चलो क्या है अपना, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, तो आपको बेसिकली करना क्या है, 6.022 का आधा लेना है ना, 6.022 का हाफ करना है, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सोपा है कि ना है, बहुत मुश्किल है, 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, याद रखने का, स्टेप नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास, स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स, स्टेप नंबर 3 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक। अभी देखो ये आप करो होमवर्क में, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द गिवन क्वांटिटी। अभी 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, 90 ग्राम वाटर, कितने मॉलिक्यूल, 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 7.1 ग्राम क्लोरीन, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है वो निकालने हैं, तो ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपको यहां पे करवाता हूं, एक करवाता हूं बाकी होमवर्क में रहेगा। अगर आपके पास 0.2 मोल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड, आपको इन सब्सटेंस का 0.2 मोल निकालना है, तो आप कितना ग्राम लोगे, इफ 0.2 मोल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दोज सब्सटेंस शुड बी टेकन। ये जो सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनका मैं कितना ग्राम्स लूंगा ताकि मेरे पास 0.2 मोल है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एक एग्जांपल दूंगा बाकी आप होमवर्क में करना, अपन ले लेंगे, चाहिए तो कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, CaCO3, इसके अंदर मुझे बताओ, कैल्शियम का 40 रहेगा एटॉमिक मास, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो इसका सबसे पहले क्या निकालोगे, स्टेप नंबर 1
यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। करो, कैलकुलेट करेंगे अपन। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 3 तो कितना आया 40। चलो इसको अपन लिख देंगे 52 प्लस 16 इंटू 3 कितना होता है 48, तो कितना हो गया 100 हो गया, 100 डाल्टन। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। 1 मोल क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास को अपन ग्राम्स में लेंगे तो 1 मोल विल बी 100 ग्राम्स, ठीक है। देयरफॉर 0.2 मोल क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 0.2 मोल मिल जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है, 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर में क्या आएगा 20 ग्राम्स। बस ये हिसाब है। पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास से 1 मोल मिल गया और बाद में उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.2 मोल्स मिल जाएंगे, 20 ग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझा, एक और कर लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम का रहेगा 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बता रहा हूं 16, तो कितना होएगा मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 34 एंड 40 हो जाएगा 40 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल क्या रहेगा 1 मोल विल बी 40 ग्राम्स, 40 ग्राम्स। तो 0.2 मोल कितना रहेगा 40 इंटू 0.2 करो कैलकुलेट, 4 टू 8, 8 ग्राम, 8 ग्राम आएगा इसका आंसर, 8 ग्राम्स, ठीक है। इजी। तो इसी के साथ होता है तुम्हारा मोल कंसेप्ट समाप्त। जो जो मैंने होमवर्क में दिया है वो सॉल्व करो, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक मासेस मैंने जो जो आपको लर्न करने बोले वो आप लर्न करो एंड ये सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो बस थर्ड लेक्चर में मिलते हैं एंड पूरा वैलेंसी का कंसेप्ट अपन कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।